तो झारखंड स्टडी सर्कल के माध्यम से आज हमारे साथ जुड़ने वाले जेपीएससी और जेएसएससी की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों और श्रोताओं का इस खास और गहन चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल। और आज का जो हमारा फोकस है ना, वो कोई साधारण टॉपिक नहीं है। हम सीधे उन पुराने दस्तावेजों और पिछले वर्षों के प्रश्नों यानी PYQ के आधार पर बनी प्रेजेंटेशन की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हाँ, मतलब हम किसी जगह के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? एक नाम, एक कह सकते हैं परमानेंट आइडेंटिटी, जैसे कोई आईडी कार्ड हो। सही बात है। पर अगर किसी जमीन का आईडी कार्ड हर कुछ सदियों में बदलता रहे तो मतलब एक ही जमीन किसी बड़े साम्राज्य के लिए पशुभूमि है तो किसी और के लिए हीरों की खदान और वहीं के मूल निवासियों के लिए एक पवित्र वेदी। चलिए इन सारे फैक्ट्स को डिकोड करते हैं आज। तो हमारा जो मेन मिशन है ना इस चर्चा का, वो ये समझना है कि प्राचीन काल से लेकर विदेशी यात्रियों तक ने इस भौगोलिक क्षेत्र को कैसे देखा, ताकि एग्जाम में कोई भी तथ्य हमसे छूटे नहीं। बिल्कुल। तो शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये शब्द खुद शुरू होता है, झारखंड। इसका शाब्दिक अर्थ तो हम जानते हैं। हाँ, झार मतलब झाड़ियां या जंगल और खंड मतलब भूभाग। सीधे शब्दों में कहें तो वनों का प्रदेश। एग्जैक्टली। पर पुरातात्विक प्रमाण क्या कहते हैं इसके बारे में? अगर हम सबसे पहले स्पष्ट पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें ना, तो वो 13वीं सदी के एक ताम्रपत्र में मिलता है। 13वीं सदी? अच्छा। हाँ, और ये ताम्रपत्र उड़ीसा के राजा नरसिंह देव के शासनकाल का है। मतलब पड़ोसी राज्यों के रडार पर ये जगह तब तक अच्छे से आ चुकी थी? बिल्कुल आ चुकी थी। और अगर हम साहित्यिक साक्ष्यों में देखें तो ऐतरेय ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है, जहां इसे पुंड्र या पुंड कहा गया है। पर मुझे यहाँ एक बात बहुत दिलचस्प लगती है। क्या? देखिए, बाहरी लोगों ने या प्रशासन ने तो इसे झाड़ियों वाला इलाका कह दिया, यानी झारखंड। लेकिन जो मुंडा शासन काल के हमारे पास नोट्स हैं, उनमें तो इसे जाहिर खोंड कहा गया है ना? हाँ बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा पॉइंट है। मतलब जाहिर यानी सरना स्थल, पूजा की जगह, और खोंड मतलब वेदी। तो क्या ये सिर्फ एक जंगल था या शुरू से ही एक बेहद पवित्र और आध्यात्मिक जमीन रही है? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि एक ही जमीन को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए काम कर रहे थे। अच्छा। हाँ, प्रशासकों या बाहरी राजाओं के लिए वो सिर्फ एक रिसोर्स बेस था, जहां से उन्हें इमारती लकड़ी मिलेगी, हाथी मिलेंगे। वो इसे बस एक जंगल की तरह देखते थे। हाँ, उन्हें तो बस संसाधनों से मतलब था। एग्जैक्टली। लेकिन स्थानीय जनजातियों जैसे मुंडाओं के लिए वो उनका जाहिर खोंड था, उनकी आस्था का सर्वोच्च केंद्र। मतलब नाम में ही पूरी नीयत और नजरिया छिपा हुआ है। बिल्कुल। और अगर आप नामों के इस सफर में थोड़ा और पीछे जाएं, वैदिक और पौराणिक युग में, तो नामों की विविधता देखकर आप हैरान रह जाएंगे। हाँ, मैंने मास्टरशीट में देखा, ऋग्वेद में इसे कीकट प्रदेश कहा गया है ना? हाँ, और अथर्ववेद में व्रात्य प्रदेश। और महाभारत में तो नामों की झड़ी लग गई है। बिल्कुल सही। दिग्विजय पर्व में इसे पुंडरीक, पशुभूमि, कर्कखंड और अर्कखंड कहा गया है। पशुभूमि, और कौटिल्य ने भी तो अर्थशास्त्र में इसे कुक्कुट या कुक्कुट देश कहा है। हाँ, मतलब ये तो साफ है कि ये इलाका शुरू से ही दिल्ली या मगध के साम्राज्यों के रडार पे था, खासकर वहां के वन्य जीवों के लिए। बिल्कुल। और इसके पीछे का कारण समझना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे सत्ता के केंद्र बदलते गए, वैदिक आर्यों से लेकर मुगलों तक, इस क्षेत्र से उनकी उम्मीदें भी बदलती गईं। अब कौटिल्य को ही लीजिए। हाँ, मौर्य साम्राज्य के रणनीतिकार। सही कहा। उनके समय में सबसे जरूरी थी सेना, और सेना की ताकत थे हाथी। तो मौर्यों के लिए इन जंगलों का सामरिक महत्व बहुत ज्यादा था। अच्छा, तो पशुभूमि या कुक्कुट देश जैसे नाम उसी सामरिक और आर्थिक जरूरत को दिखाते हैं। एग्जैक्टली। और पुराणों में भी तो यही सिलसिला दिखता है। वायु पुराण में इसे मुरुंड कहा गया है, विष्णु पुराण में मुंड। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में भी मुरुंड शब्द ही है। मतलब धीरे धीरे भूगोल से हटकर यहाँ रहने वाली जनजातियों के आधार पर नाम पड़ने लगे थे। हाँ, क्योंकि जब साम्राज्य यहाँ तक पहुंचे तो उनका सामना यहाँ के भूगोल से ज्यादा यहाँ के लोगों से हुआ। मुंड या मुरुंड ये साफ दिखाता है कि मुंडा जनजाति का सामाजिक प्रभाव उस समय तक इतना स्पष्ट हो चुका था कि बाहरी दुनिया उन्हें इसी नाम से जानने लगी थी। और फिर इतिहास के पन्नों में मुगलों की एंट्री होती है और नामों की पूरी एक नई सीरीज शुरू हो जाती है। बिल्कुल। आईनी अकबरी में कोकेरा या खंखरा
तुजू की जहांगीरी में खोखरा, मातिरिलुम्ब्रा में कोकरा। मतलब अचानक से सारे नाम अरबी फारसी जैसे क्यों लगने लगे? देखिए, मुगलों का मेन फोकस था इस क्षेत्र से टैक्स वसूलना और यहाँ की नदियों से जो हीरे मिलते थे उन पर कब्जा करना। अच्छा, हीरे? हाँ, तो ये खंकरा या खोखरा कोई नए नाम नहीं थे, ये बस स्थानीय नामों का बिगड़ा हुआ अरबी फारसी उच्चारण था। मतलब जब आप किसी लोकल शब्द को अपनी भाषा में ठीक से नहीं बोल पाते तो जो समझ आता है फाइल में लिख देते हैं। बिल्कुल यही हुआ था। सत्ता बदली, भाषा बदली और आधिकारिक रिकॉर्ड्स में नाम भी बदल गए। पर यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी तो है। वो क्या? मुगल प्रशासन तो इसे अपनी फाइलों में खोखरा लिख रहा था, लेकिन उसी दौर में अकबरनामा में और संत कबीरदास के पदों में इसे साफ साफ झारखंड कहा गया है। हाँ, और ये एक बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है। मतलब राज दरबार की भाषा और आम लोगों की भाषा में बहुत गहरी खाई थी। जनमानस की भाषा में बात करते थे। उनका इस क्षेत्र को झारखंड कहना ये साबित करता है कि लोगों की यादों में, लोक संस्कृति में ये जगह झारखंड ही थी। मतलब सरकारी मुंशी जो भी लिखते रहे, जमीन पर रहने वाले लोगों की पहचान नहीं मिटती। एग्जैक्टली। और अंत में जीत लोक पहचान की ही हुई। ये सच में बहुत फैसिनेटिंग है कि आधिकारिक नाम कैसे मिट जाते हैं। अच्छा, अब थोड़ा ग्लोबली बात करते हैं। हाँ, विदेशी यात्रियों की वृत्तांत। बिल्कुल। फैयान ने अपनी किताब फोकोक्वी में इस क्षेत्र को कुक्कुट लाड कहा है। और फिर आते हैं वेनसांग। उन्होंने तो अपनी किताब सीयू की में इतने लंबे नाम दिए हैं कि क्या बताऊं। पूरे क्षेत्र को किलो नासू फालाना कहा है। बिल्कुल। मतलब यहाँ बात सच में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है हमारे जेएसएससी वाले विद्यार्थियों के लिए कि ऐसे लंबे नाम कैसे याद रखें। और राजमहल को उन्होंने किचिंग काइला कहा। अगर हम इसे थोड़ा आज की आसान भाषा में डिकोड करें ना, तो वो जो किलोना सुफालाना है वो दरअसल कर्ण सुवर्ण का चीनी उच्चारण है। अच्छा, तो ये कर्ण सुवर्ण बोलना चाह रहे थे। हाँ, वेनसांग जब हर्षवर्धन के समय आए थे तो उन्होंने इसे शशांक के साम्राज्य के हिस्से के रूप में देखा था। और टॉलमी ने भी तो जिक्र किया, यूनानी भूगोलवेत्ता टॉलमी। बिल्कुल, टॉलमी ने झारखंड क्षेत्र को मुंडल और खड़सामा को करतासीना कहा है। मुझे ये समझ नहीं आता कि मतलब यूनान और चीन के इन विद्वानों को इन घने जंगलों में ऐसा क्या दिखा कि उन्होंने इसे दुनिया के नक्शे पर डालना जरूरी समझा। क्योंकि ये इस मिथक को तोड़ता है कि ये इलाका कभी भी मुख्य धारा से कटा हुआ था। मतलब एकांत में नहीं था। बिल्कुल नहीं। विदेशी वृत्तांतों में आना ये साबित करता है कि ये प्राचीन रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट और व्यापारिक मार्गों से जुड़ा हुआ था। टॉलमी जब नक्शा बना रहे थे तो वो एक्चुअल ट्रेड सेंटर्स को मार्क कर रहे थे। अरे वाह। मुंडल नाम का जिक्र होना बताता है कि मुंडाओं का व्यापारिक प्रभाव ग्लोबल मैप पर आ चुका था। मतलब ये जंगल एक बड़े ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा थे। क्या बात है। चलिए अब थोड़ा प्राचीन इतिहास से निकलकर आधुनिक शहरों की तरफ आते हैं। रांची और संथाल परगना के विकास क्रम की बात करें। हाँ, रांची का नामकरण तो नामों की एक पूरी प्रयोगशाला लगता है। 1834 में जब साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी SWFA बनी तो इसके मुख्यालय का नाम रखा गया विल्किंसनगंज। सही कहा। फिर वो बदलकर पेशुनपुर हुआ। 1845 में वो विशुनपुर बना और आखिर में इन सारी परतों के हटने के बाद जाके वो रांची बना। और रांची नाम की उत्पत्ति की जो 3 कहानियां हैं ना हमारे नोट्स में, हाँ, उनका विश्लेषण करना भी बहुत जरूरी है। हाँ, वो तो बहुत ही दिलचस्प है। क्या है वो? एक तो मुंडारी शब्द अरंची है, हाँ, जिसका मतलब है हल जोतने की छड़ी। और नागपुरी बोली का शब्द आर्ची भी है, मतलब बांस का जंगल। और तीसरी कहानी है स्थानीय पक्षी रिंची की। बिल्कुल। मतलब सोचिए ना, क्या ये हल की छड़ी है, बांस का जंगल है या एक पक्षी? ये कितनी खूबसूरती से दिखाता है कि इतिहास कैसे लोक कथाओं के साथ घुल मिल जाता है। और अगर हम इसे व्यापक चित्र से जोड़ें तो ये तीनों चीजें कृषि, वन संपदा और वन्य जीवों को ही तो दर्शाती हैं। रांची का नाम इनमें से किसी से भी आया हो, लेकिन ये तीनों तत्व इस क्षेत्र की मूल आत्मा है। एग्जैक्टली। संथाल परगना के इतिहास को भी देखें तो उसका प्राचीन नाम नरीखंड था। बाद में इसे कांकजोल और जंगल तरी भी कहा गया। और वैदिक साहित्य में तो इसे सूर्य देश तक कहा गया है। और फिर एंट्री होती है अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था की। कैप्टन टैनर का 1832 का दामिनी कोह। हाँ, हमारे नोट्स में इसका जिक्र है। अंग्रेजों ने अचानक से इस क्षेत्र का ऐसा सीमांकन क्यों किया? दामिनी कोह एक फारसी शब्द है जिसका मतलब है पहाड़ियों का दामन। अंग्रेज इस राजमहल पहाड़ी क्षेत्र को एक अलग रेवेन्यू यूनिट बनाना चाहते थे ताकि आसानी से और व्यवस्थित तरीके से टैक्स वसूल सकें।
मतलब एक तरफ आदिवासियों की अपनी प्राचीन और प्राकृतिक पहचान थी, हाँ, और दूसरी तरफ अंग्रेज जमीन को टुकड़ों में बांटकर फारसी नाम दे रहे थे, सिर्फ अपना कंट्रोल बनाने के लिए। बिल्कुल। ये ब्रिटिश प्रशासनिक दृष्टिकोण और स्थानीय जनजातीय पहचान के बीच का टकराव था। अब नियंत्रण और टकराव की बात आई गई है तो इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, जनजातीय इतिहास और उनका कालक्रम, जो कि सच में झारखंड की असली धड़कन है। बिल्कुल। हमारे नोट्स इस कालक्रम को एक पिरामिड की तरह पेश करते हैं। सबसे नीचे यानी राज्य की सबसे प्राचीनतम जनजाति के रूप में असुर हैं। हाँ, असुर जनजाति का इतिहास बहुत ही समृद्ध रहा है। और ये वही है ना जिन्होंने पहली बार लोहा गलाने का काम शुरू किया था? बिल्कुल। इतिहासकार मानते हैं कि लोहा गलाने की शुरुआत इन्होंने ही की थी। इनका संबंध हड़प्पा सभ्यता तक से जोड़ा जाता है। अरे वाह! ऋग्वेद में भी इन्हें लिंग पूजक कहा गया है। और जो प्रसिद्ध मानव विज्ञानी थे हाँ, एस.सी. रॉय, हाँ, उन्होंने रांची और खुंटी में कुंजला, हंसा और सारीदेकेल जैसी कई असुर साइट्स की खोज की थी। और इनके साथ बिरजिया, बिरहोर और खड़िया भी इसी प्राचीनतम क्रम में आते हैं। सही कहा। बिरजिया ने भी तांबा, कांसा और लोहे का प्रयोग किया था। और बिरहोर तो दक्षिण भारत से आए शिकारी संग्रहकर्ता थे। पर रुकिए, यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है। क्या हुआ? देखिए, हमारे नोट्स कहते हैं कि लगभग 600 ईसा पूर्व में मुंडा जनजाति रोहतासगढ़ से यहाँ प्रवेश करती हैं। और मुंडाओं ने ही असुर संस्कृति को नष्ट किया था और नागवंश की स्थापना की थी। बिल्कुल। अब सवाल यह है, असुरों के पास लोहा गलाने की इतनी एडवांस टेक्निक थी, और इतिहास का तो सीधा नियम है ना कि जिसके पास बेहतर हथियार या तकनीक होती है वो जीतता है। हाँ। फिर एक नई कृषक सभ्यता यानी मुंडाओं ने एक उन्नत लौहकर्मी सभ्यता को कैसे विस्थापित कर दिया? ये तो एक पूरा महाकाव्य है अपने आप में। के लिए भट्टियों में बहुत ज्यादा तापमान चाहिए होता है, जिसके लिए भारी मात्रा में लकड़ी और कोयले की जरूरत होती है। अच्छा, तो रिसोर्स डिप्लीशन हुआ होगा। एग्जैक्टली। हो सकता है उन्होंने अपने आसपास के जंगल बहुत तेजी से खत्म कर दिए हों, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। दूसरी तरफ जब मुंडा आए तो वो अपने साथ अधिक संगठित कृषि तकनीक लेकर आए। एक खेती करने वाला समाज हमेशा बड़ी आबादी का भरण पोषण कर सकता है। हाँ, उनका स्ट्रक्चर ज्यादा सस्टेनेबल था। बिल्कुल। मुंडाओं का सामाजिक और राजनीतिक संगठन बहुत बेहतर था। उन्होंने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की और नागवंश जैसी स्थिर व्यवस्था बनाई। मतलब सिर्फ तकनीक काफी नहीं है, संसाधनों पर स्थायी नियंत्रण और सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी जरूरी है। क्या शानदार विश्लेषण है ये। और विस्थापन की श्रृंखला यही नहीं रुकती है। इसके बाद उरांव जनजाति का रोहतास से राजमहल और पलामू में आगमन होता है। और नोट्स बताते हैं कि उरांव के भारी दबाव के कारण मुंडाओं को मजबूर होकर पश्चिम की तरफ खिसकना पड़ा। ये तो एक चेन रिएक्शन की तरह था। बिल्कुल। संसाधनों और सुरक्षित जमीन की तलाश हमेशा से प्रवास का कारण रही है। इसके बाद के कालक्रम में हम देखते हैं कि करीब 1000 ईस्वी तक चेरों और खरवार आते हैं पलामू और रोहतास से। और सबसे अंत में पूर्व मध्यकाल में संथाल जनजाति हजारीबाग में आती है और बाद में ब्रिटिश काल के दौरान वो संथाल परगना क्षेत्र में बस जाते हैं। मतलब ये इतिहास सिर्फ बाहरी बनाम भीतरी का नहीं है, ये एक पूरी सभ्यता के निरंतर विकास और संघर्ष की कहानी है। बिल्कुल। और इन जनजातियों का प्रभाव कितना व्यापक था, ये हमें ग्रंथों से भी पता चलता है। हाँ, ऋग्वेद में असुरों का उल्लेख, ऐत्रेय ब्राह्मण में चेरों का, रामायण में उराव और महाभारत में मुंडा और असुर दोनों का। और रोमन लेखक प्लिनी की हिस्ट्री नेचुरलिस में तो मुंडाओं को मोनेडेस और शबर को सुअरी तक कहा गया है। और इतिहासकार एस.एल. टिकैट का वो सिद्धांत भी तो है कि आर्यों ने ही कोल जनजाति को मुख्य भूमि से खदेड़कर सिंह भूमि की तरफ भगाया था। तो आज हमने जो ये तमाम PYQs और ऐतिहासिक नोट्स खंगाले हैं, इन सब का कुल निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यही है कि ये जनजातियां कभी भी हाशिए पर रहने वाले अलग थलग समूह नहीं थीं। वो मुख्य धारा के इतिहास का एक सक्रिय हिस्सा थीं। बिल्कुल। और हमने देखा कि कैसे एक ही जमीन ने समय के साथ कितने अलग अलग चोले पहने। कभी वो साम्राज्य की सामरिक जरूरत के लिए कुकुट देश बनी, कभी राजस्व के लिए दामिनेको, और कभी आदिवासियों की आस्था का जाहिर खोंड। सही कहा। हमने विल्किंसनगंज से रांची तक का सफर तय किया और ये भी जाना कि असुरों की उन्नत आग मुंडाओं के संगठित कृषि समाज के सामने कैसे ठंडी पड़ गई। JPSC और JSSC के विद्यार्थियों के लिए ये तथ्य परीक्षा के दृष्टिकोण से अचूक अस्त्र हैं। बिल्कुल। और अगर हम इन सभी बातों को आज के परिप्रेक्ष्य में रख कर सोचे ना, तो एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। वो क्या?
इतिहास हमें सिखाता है कि जो संसाधन किसी कालखंड में सबसे महत्वपूर्ण होता है जी। वही उस जमीन की पहचान तय करता है। प्राचीन काल में ये असुरों का लोहा था, मौर्यों के लिए हाथी थे और अंग्रेजों के लिए रेवेन्यू था। आज हम इस क्षेत्र को कोयले, अभ्रक और यूरेनियम जैसे खनिजों से पहचानते हैं। इसे देश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। हाँ, खदानों के रूप में देखा जाता है। लेकिन सोचिए, जैसे जैसे दुनिया फॉसिल फ्यूल से दूर जा रही है और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, आने वाले 100 या 200 सालों में क्या होगा? अरे जब ये खदानें खाली हो जाएंगी, तब आने वाले इतिहासकार आज के इस आधुनिक झारखंड को किस नाम से अपनी किताबों में दर्ज करेंगे? क्या तकनीक और खनिजों का युग खत्म होने के बाद ये जमीन अपनी मूल पहचान की ओर लौट जाएगी? क्या ये क्षेत्र एक बार फिर से सिर्फ एक पवित्र वन, एक जाहिर खंड के रूप में जाना जाएगा? एक बेहद गहरा और बेचैन कर देने वाला विचार। जो जमीन हमेशा से दूसरों की जरूरतों के हिसाब से अपना आईडी कार्ड बदलती रही है, क्या अंततः वो अपनी जड़ों की तरफ ही लौटेगी? यही तो सवाल है। जिन भी विद्यार्थियों ने आज हमारे साथ इन ऐतिहासिक दस्तावेजों की गहराई में ये सफर तय किया है, ये सवाल यकीनन आप सभी के जहन में काफी देर तक गूंजता रहेगा। इतिहास सिर्फ बीते हुए कल की दास्तान नहीं है, ये आने वाले कल का ब्लूप्रिंट भी है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। आप सभी अपनी मास्टर रिवीजन शीट को कंठस्थ करते रहें और अपना फीडबैक और स्कोर हमारे साथ साझा करें। एक नए विषय और नए ऐतिहासिक रहस्यों के साथ हम फिर से लौटेंगे। तब तक सवाल पूछते रहिए और इतिहास की परतों को डिकोड करते रहिए।